मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो, कोई एक बता दो। हाँ रोहन आ रही है। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो। ओके ओके। सही है। तो इंटरनेट कंप्यूटिंग के बारे में है सब्जेक्ट। ये क्या बता रहा हूँ मैं, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। ये संडे को टास्क दिए हुए थे शुरू के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सबसे पहले डिफरेंस आ जाते हैं कनेक्शन लेस से, मतलब ये कि भाई कोई हैंडशेक नहीं होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड में मतलब यही है कि भाई पहले हैंडशेकिंग होगी रिसीवर और अपना सेंडर के दरमियान, जब जाके फिर आपका डेटा एक्सचेंज शुरू होगा। सबसे ज़्यादा जो सिक्योर होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन लेस में कोई भी पैकेट की सीक्वेंसिंग नहीं होती। नो अथॉरिटी टू डिनाई होता है। नो अथॉरिटी टू डिनाई का मतलब ये है कि आपका कनेक्शन लेस के अंदर ना सामने वाले ने अगर आपको कोई पैकेट भेजा है, तो जिसके पास आ रहा है ना वो नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता उसको, वो मना नहीं कर सकता कि नहीं भेजो। कनेक्शन ओरिएंटेड में वो कर सकता है। बाकी यही है कि कनेक्शन लेस में गारंटी नहीं होता कि आपके पैकेट जाएँ। बल्कि जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड में ये होता है कि एरर फ्री बिल्कुल डिलीवरी ऑफ पैकेट्स होती है। आप बिल्कुल श्योर होते हो कि अगर आपने पैकेट भेजा है तो वो लाज़मी जाएगा। और फिर कनेक्शन लेस जो होता है वो यूडीपी होता है। और टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। सही है? ओके, देन टीसीपी यूडीपी बस सबसे इसके अंदर यही चीज़ है कि भाई टीसीपी सबसे ज़्यादा सिक्योर है और यूडीपी अनसिक्योर है। तो बाकी सब ये पॉइंट तो देख के समझ में आ रहे होंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। टीसीपी स्लो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हैंडशेकिंग होती है। तो हैंडशेकिंग में वो अपना कुछ ऑथराइजेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से पहले वो होगा। और यूटीपी में डायरेक्ट आपका डेटा वो भेज देता है और वो रिसीव करना शुरू कर देता है। तो इससे ये होता है कि ना यूडीपी जल्दी कर लेता है और टीसीपी टाइम लेता है। अच्छा, यूडीपी जो होता है वो रियल टाइम ऐप्स के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फास्ट होता है, तो जब भी रियल टाइम ऐप्स के लिए इस्तेमाल होता है। और टीसीपी में अहम बात ये है कि ये सब फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और इस तरह के जितने भी एरर्स होते हैं ना, इन सबको ये खुद मैनेज कर रहा होता है। जबकि यूडीपी के अंदर ना ये सारी चीज़ें आपको एंड एप्लीकेशन को खुद करना पड़ता है। कोई पैकेट अगर मिस हो गया तो उसको वो खुद देखना पड़ेगा। कि सीक्वेंसिंग उसको खुद देखनी पड़ेगी। तो इस तरह के स्टूडेंट नट्स, ये कौन है गेस्ट? तो बाकी यही है। बाकी टीसीपी बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, यूडीपी मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। ये सब टीसीपी हेडर आ जाते हैं। ये तो मैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ये याद करने वाली चीज है। सही है। रोहन ये बाइट स्ट्रीम और मैसेज स्ट्रीम का आइडिया है। बाइट स्ट्रीम में जो है ना बाइट वाइज मेरे ख्याल से मैसेज वगैरह पैकेट वगैरह जा रहे होते हैं, और मैसेज स्ट्रीम में सारा एक ही बार जा रहा होता है। ऐसा ही है। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सीन होता है कि बाइट स्ट्रीम के अंदर ये होता है कि आपने दो पैकेट भेजे ना, हजार बाइट के, तो वो उसे दो कंसिडर करेगा जब तक रिसीवर ने वो एक्नॉलेज नहीं किया, अब तक रिसीवर के पास एंड वो रिसीव नहीं हुआ। मैसेज स्ट्रीम में ऐसा होता है कि आपने दो पैकेट भेजे 1000 बाइट के, तो वो दोनों 1000 बाइट के पैकेज को ना वो एक ही पैकेट कंसिडर करेगा। मेरे ख्याल से ये शायद डिफरेंस होता है। सही इसको कंफर्म कर लेना फिर भी। सही। बाकी ये बाकी टीसीपी हेडर है और ये यूडीपी हेडर है और IPv4 हेडर है। ये तो सारे हेडर्स हैं, ये तो याद करना है, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरे पूरे इसमें लिखने होंगे, क्या करने होंगे, पूरे बनाने होंगे? सर ने हाँ, सर ने बोला था ये याद करना है। तो मेरे ख्याल से याद करना पड़ेगा कि हर हर फील्ड क्या है, मतलब हर फील्ड हाँ वो तो सही समझ। है, लेकिन फील्ड का काम बता रहा होगा, लेकिन ये बनाने को नहीं देगा सर, मुझे लग रहा है। हाँ, ये बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाने पड़ेंगे? क्या हो गया? बनाने नहीं बनाने नहीं पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता। तो सर फिर देंगे क्या पूरे सर पेपर इसके में? एक खास फील्ड सेगमेंटेशन पूछ आ सकते गया। क्या पूछ सकते हैं? हैं? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सर आवाज ये आ जो रही है है, ना, बोलो। अरे क्या इसकी कोई खास पूछ ले, क्या ये क्या काम करती है, इसका क्या काम हो सकता है? सर ने वैसे मेरे ख्याल से बताया ही नहीं है कि एक एक करके कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन सब चीजें नहीं बताई हैं। अच्छा। वो एक एक चीज वो आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को मैं आगे बढ़ूंगा तो क्लियर हो जाएगी कि ये फील्ड क्या काम कर रही है। सही। तो ये कि याद करने वाला है, इसको तुम लोग खुद ही देख लेना।
बाकी ये एक चीज है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है ना, उसमें सबसे पहले सेगमेंटेशन होती है। सेंडर सबसे पहले आपको क्या करता है कि वो सेगमेंट्स के अंदर डेटा भेजता है, सही है। और वो सेगमेंट के साथ टीसीपी हेडर होता है या यूडीपी हेडर होता है। इसका मतलब ये है कि वो टीसीपी हेडर के अंदर वो अपना डेटा भेजेगा या यूडीपी हेडर के अंदर भेजेगा, सही है। फिर जब लेयर 3 में पहुंचते हैं ना हम, लेयर 3 में फिर वो सेगमेंट डिवाइड हो जाते हैं पैकेट के अंदर, 1 to 1 मैपिंग हुई भी होती है कि एक सेगमेंट एक पैकेट में आएगा, दूसरा सेगमेंट दूसरा पैकेट। और उस पैकेट के अंदर जो हेडर लगा हुआ होता है वो IPv4 का लगा होगा या IPv6 का लगा होगा। आजकल तो वैसे ज्यादातर IPv4 ही यूज हो रहा है मेजोरिटी में, तो अभी IPv6 इतनी एडवांस नहीं पहुंचे। और फिर उसके बाद फ्रेम्स लेयर 2 के अंदर फिर वो फ्रेम्स के अंदर आ जाता है। फ्रेम्स के अंदर वो फिर वो चेंज हो रही हो, फ्रेम्स के अंदर और डेटा डिवाइड हो जाता है, सही है। बाकी ये डेटा फ्लो होता क्या है? डेटा फ्लो आपका क्या हो रहा है कि पहले सेगमेंटेशन हो रही है, फिर पैकेट्स हो रही है, फिर फ्रेम्स बन रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका पूरे रास्ते में आपका फ्रेम चेंज होता रहता है। मतलब पहले वो रक्शे से पहले वहां गया, फिर हेलीकॉप्टर में गया, फिर उसके बाद जहाज में गया। और उसके अंदर जो कांस्टेंट रहते हैं ना, वो सेगमेंट और पैकेट रहते हैं। और फ्रेम चेंज होता रहता है। फ्रेम चेंज करता है आपके मीडियम पे कि वो वायर्ड से जा रहा है, वो वायरलेस जा रहा है, या फिर कोई और मीडियम के थ्रू जा रहा है। तो फ्रेम चेंज होते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, लेकिन उसके अंदर जो डेटा, उसके अंदर कांस्टेंट सेगमेंट और पैकेट होते हैं। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। और फिर ये आता है फ्लो कंट्रोल। प्रोटोकॉल का फ्लो जो ताल्लुक कंट्रोल है, प्रोटोकॉल ताल्लुक है वो फ्रेम से। क्या बोल रहा है? मैं कह प्रोटोकॉल का जो ताल्लुक है वो फ्रेम से। प्रोटोकॉल का ताल्लुक इससे आ गई है, ऊपर वाले को देखोगे ना, तो ये जो सेगमेंटेशन ये वाला टीसीपी और यूडीपी हेडर। तो जब आपका डेट सेंडर ना सेगमेंट्स में डेटा भेजता है, तो उसके साथ वो टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेज रहा होगा या यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेज रहा होगा, सही है। दोनों में से एक होता है। और ये पूरा डेटा आपका पेलोड बन जाता है किसका? IPv4 का। देन उसके साथ IPv4 का हेडर अटैच हो जाता है। और ये IPv4 हेडर के अंदर आपके आईपी एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। ये आपको रूट तक लेके चल जाने में मदद करता है। देन फ्रेम्स की बात आती है। ठीक है जी। फ्रेम्स आपका बेसिकली मीडियम है कि वो इथरनेट के थ्रू जा रहा है या फिर वो वायरलेसली जा रहा है, सही है हरीप? जी सही। अच्छा, फ्लो कंट्रोल क्या क्या मकसद है? फ्लो कंट्रोल का मकसद ये है कि अगर फास्ट सेंडर है और स्लो रिसीवर है, तो फिर वो फ्लो कंट्रोल के अंदर हम ये मैनेज करते हैं कि दोनों के दरमियान जो बाइट स्ट्रीम की जो स्पीड होगी ना, वो बराबर रहे। किसी के पास इतना ज्यादा डेटा ना एक साथ चला जाए कि वो हैंडल ही ना कर पाए। लॉस कंट्रोल ये होता है कि वहां पर पैकेट लॉस्ट के हम मामला देख रहे होते हैं। सिक्वेंसिंग ये कराती है कि वहां पर हम जो पैकेट्स भेज रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में भेज रहे होते हैं। मतलब ये कि सीक्वेंसिंग के थ्रू भेज रहे होते हैं कि पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अच्छा, टीसीपी प्रोटोकॉल मैंने बोला था कि ये सारा फ्लो कंट्रोल वाला काम, मतलब दोनों के दरमियान स्पीड का, वो डेटा की स्पीड को मैनेज करना, लॉस कंट्रोल का काम और ये सीक्वेंसिंग का काम, ये टीसीपी सब खुद करता है, सही है। बाकी जो ये टीसीपी होता है ना, और एक और बात ये है कि टीसीपी जो होता है फुल डुप्लेक्स होता है। इसका मतलब ये है कि सेंडर भी डेटा भेज सकता है और रिसीवर भी डेटा भेज सकता है, दोनों साइड से डेटा आ सकता है। अच्छा, ये यहाँ पर ये पूरा टीसीपी यूडीपी की डिफरेंस वो खत्म हो जाती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं रान, चलते जाओ। सही है। फिर आता है सेगमेंटेशन। हमने क्या बोला था? सेगमेंटेशन जब होती है जब सेंडर आपका डेटा सेगमेंट्स में हाँ भेजा होता है। हेलो हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो रॉन, शाहनवाज। जैसे कोई हम मतलब डेटा वगैरह भेजते हैं तो हर डेटा के साथ ना मतलब तो ना IPv4 का हेडर जरूरी होता है जिसपे हमारी सोर्स की आईपी एड्रेस होती है और डेस्टिनेशन की होती है। हाँ हेलो, हाँ बिल्कुल। सही है। तो लेकिन हाँ हाँ और शाहनवाज सही साथ सही बोल रहे हैं। हम मतलब एक प्रोटोकॉल भी यूज करते हैं ना कि टीसीपी यूज करेंगे या यूडीपी। तो वो हम किस लिए यूज करते हैं कि उसमें हम अपना डेटा वगैरह डाल सकें। सही है। सही है, हाँ, उसको सही सिक्योर है। या अनसिक्योर बनाने के लिए।
अच्छा, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना IPv4 के हेडर में भी देखो ना, तो उसके ना एक डेटा और पेलोड की एक वो है, सही है, सही फील्ड है। है, सही है। और उसमें हाँ TCP UDP भी हम ना मतलब उसी TCP UDP के साथ अटैच करते हैं ना हेडर IPv4 का। हाँ, तो टीसीपी यूटीपी के साथ जब अटैच होता है ना, जो टीसीपी पूरा होता है ना उसके विद हेडर, वो सारा पेलोड के अंदर चले जाता है। किसमें, समझ मतलब रहे मैं हो? समझा नहीं। मतलब ये कि ये जो अगर टीसीपी लगा हुआ है सेगमेंट के पास, सेगमेंट के साथ, तो ये पूरा हेडर है ना, ये पेलोड बन जाएगा IPv4 का। अच्छा, सही तो है। ये मतलब मतलब ये हेडर, IPv4 का पेलोड बनेगा। क्या बोल रहे हो? मतलब अगर TCP वगैरह यूज कर रहा हूँ तो वो हेडर बन जाएगा, मतलब पेलोड बन जाएगा उसका हाँ, फिर वो उसका IPv4। पेलोड बन जाएगा। अच्छा, सही है, सही। तो इस तरह ये साइज बढ़ता जाता है आपका। अच्छा, हम पहुंचे थे सेगमेंटेशन में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सेगमेंटेशन जब होती है, जब आपका दो सेंडर और रिसीवर के सेंडर आपका लेकिन रोहन डेटा बात जो है सुनो, वो सेगमेंट से भेजते हैं। हाँ, रोहन TCP UDP में जो फील्ड है डेटा और पेलोड की, उसमें हम क्या रखते हैं? उसमें फिर डेटा होगा हमारा जो हम भेजना चाह रहे हैं। इसके अंदर हाँ, यहाँ डेटा होगा, यहाँ डेटा होगा। सही है, और फिर ये पूरा टीसीपी हेडर पूरा हमारा डेटा बन जाएगा IPv4 के लिए। उसके अंदर हमारे पास सही है, टीसीपी के हेडर का डेटा भी होगा, और उसके अंदर जो डेटा होगा ना वो भी होगा। सही है, सही है। सही है। अच्छा, सेगमेंटेशन में क्या होती है कि हमारे पास सेगमेंट्स में डेटा जा रहे हैं ना, तो बेसिकली हम कैसे पता करेंगे कि मोबाइल और सर्वर के दरमियान कितना डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब ये है कि मोबाइल कम डेटा रिसीव कर सकता है, लेकिन सर्वर जो सर्वर के पास पावर है कि वो एक टाइम पे ज्यादा डेटा भी रिसीव कर सकता है। लेकिन सर्वर अगर ज्यादा डेटा और भेज भी सकता है सर्वर, तो जितना ज्यादा वो डेटा भेजेगा तो मोबाइल वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज लेते हैं कि भाई इतना डेटा आप एक समय में भेजोगे हमें एक वक्त में, ताकि मैं हैंडल कर लूँ। तो उसके लिए ये होता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज की टर्म यूज होती है। और एक ये होता है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसके अंदर ये होता है कि जो दो राउटर के दरमियान कितना साइज का डेटा ट्रेवल कर सकता है। अब वो ये लिंक डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ईथरनेट में इतना डेटा ट्रांसमिट हो सकता है 1 बाइट का, फिर वो आगे बढ़ा तो वायरलेसली वो और कम डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो 2 कनेक्शन के दरमियान कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, ये हमें बताता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। सही है? बाकी ये है कि अब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ टीसीपी सेगमेंट, इसका मतलब ये है कि अब सेंडर डेटा भेज रहा है, तो सेंडर डेटा भेज रहा है तो वो कितने सेगमेंट्स में भेजेगा डेटा। तो वो हमें पता चलता है फाइल साइज डिवाइड बाय एमएसएस। तो टोटल फाइल साइज मिसाल के तौर पर आपका 1000 बाइट है, तो वो फिर 1000 बाइट को जितना समय में वो एक डेटा भेज सकता है, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं। देन आपके पास वो फिर डेटा जाता है सेगमेंट्स में, तो फिर हमें पता चलता है कि भाई इतने सेगमेंट में डेटा जाएगा। सही है। भाई किसी को कहीं समझ ना आया तो रोक देना, क्योंकि अच्छा रोहन, ये बताओ कि मतलब MTU हम्म, जो है वो मतलब जैसे मिसाल के तौर पर वो रिसीवर और सेंडर का अलग अलग होता है ना, कि नहीं, मतलब एमटीयू रिसीवर लिंक जो है, स्पेसिफिक होता है, उसका सेंडर और रिसीवर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मतलब वो मैक्स लिंक जो होता है उनके उनके दरमियान, समझ लो वायर वायर समझ लो कि वायर हाँ, से हम वायर कितना डेटा गुजार सकते हैं। बस गुजार सकते हैं, तो वो बस वायर कर सकते हैं। बहुत सारे राउटर के दरमियान में लगा हुआ होता है। तो हर राउटर के दरमियान में ना डिफरेंट डेटा की वो होती है। मिसाल के तौर पर 2 राउटर के दरमियान आपके पास वो लगा हुआ है, क्या नाम है, क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स में मेरे ख्याल से एक समय में कम डेटा जाता है, जबकि जो वो वाला डेटा होता है केबल वाला, उसके अंदर एक समय में ज्यादा डेटा भेज सकते हैं हम। और समझ जो रहे हो? MSS होता है वो मतलब सेंडर रिसीवर का अपना अपना होता है कि मैं हाँ, कितना रिसीव एमएसएस कर होता है वो सेंडर सकता हूँ रिसीवर का अपना अपना होता है। टाइम पे। तो अगर रिसीवर में सारे सर्वर है, तो सर्वर क्या हो सकता है कि वो एक समय में बहुत ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है, लेकिन मोबाइल का एमएसएस कम होगा, वो इतना डेटा एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो दोनों के दरमियान अपना जब वो हैंडशेकिंग होते हैं ना, तो दोनों के दरमियान डिसीजन होता है कि भाई हम इतना इतना एमएसएस पे हम डेटा ट्रांसफर एक्सचेंज करेंगे, ताकि दोनों को तो फिर हो जाता, मसला ना हो। फिर सेगमेंटेशन करते हैं उस है, हिसाब से। उस हिसाब से फिर क्या करते हैं? सेगमेंटेशन होती है ना उस हिसाब से। फिर सेगमेंटेशन करते हैं सेगमेंटेशन। उस हिसाब से। हाँ, कि भाई फिर वो एक एक सेगमेंट इतना इतना बड़ा होता है कि दोनों हैंडल कर लें, किसी एक को भी मसला ना हो, किसी एक के लिए भी वो ज्यादा डेटा नहीं होगा।
सही है। सही। तो अच्छा, फिर ये देखो, फिर ये कि टीसीपी, अभी टीसीपी की बात चल रही है पूरी। तो टीसीपी की जो है वो 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है वो टीसीपी के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले सेंडर जो है वो रिसीवर को सिंग इज इक्वल टू 1 करके भेजता है डेटा। फिर वहां से रिसीवर उसको एक्नॉलेज करता है। देन फिर सेंडर उसको अगेन बताते हैं कि हाँ भाई, आपका जो एक्नॉलेज का वो है वो भी रिसीव हो गया। तो इसका ये होता है कि फिर आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गई। फिर डेटा की एक्सचेंज शुरू हो जाती है। फिर आपको कनेक्शन डिस्कनेक्शन करनी होती है ना, तो वो 4 वे होती है। क्योंकि 4 वे इसलिए क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि रिसीवर भी डेटा भेज सकता है और सेंडर भी डेटा भेज सकता है। तो खत्म करने के लिए अब ए को और मजीद डेटा नहीं भेजना, तो वो फिनिश भेजेगा, रिसीवर उसको एक्नॉलेज कर देगा। सही है। मतलब अब क्या करेगा, अब ए बी को डेटा नहीं भेज सकता क्योंकि इसने फिनिश भेज दिया। अब बी के सामने बी से टर्मिनेशन होगी, बी अब फिनिश भेजेगा। तो मैंने ये थोड़ा एक ही साइड में बना दिया, फिनिश का बाद में आएगा। तो फिनिश का ना इस तरफ से आएगा और फिर एक्नॉलेज आएगी सेंडर की तरफ से। तो फिर ये 4 वे हैंडशेक कनेक्शन डिस्कनेक्शन हमेशा 4 वे होता है। क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है भाई, ये याद रखो, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा भेज सकते हैं इसलिए। सही है। अच्छा, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज की जो नेगोशिएशन होती है वो दो एंड एप्लीकेशन के दरमियान में होती है। कब? जब टीसीपी कनेक्शन सेटअप टाइम हो रहा होता है। जब ये मतलब ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो रही है ना, तो दोनों इसी टाइम पर डिसाइड कर लेते हैं कि आप इतना इतना डेटा भेजोगे। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर ए ने फिनिश कर दिया तो वो फिर मजीद डेटा नहीं भेज सकता, लेकिन भी भेज सकता है। तो और जब बी ने भी फिनिश भेज दिया तो इसका मतलब ये है कि बी भी नहीं भेज सकता फिर डेटा। और यहाँ देखो, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज ऑलवेज लिंक स्पेसिफिक। वही बात लिखी है कि वो हमेशा लिंक स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब है कि दो राउटर आपस में कितना डेटा लेके जा सकते हैं। तो ये बात है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि आप मिसाल के तौर हाँ, पर ये यहाँ मैसेज एक्नॉलेज वाला एक दफा बता देगा दोबारा। कौन सा वाला वो एक्नॉलेज मैसेज वाला? एक्नॉलेज, हाँ, वो जो 3 वे हैंडशेक होता है। अच्छा, सही है। उसके अंदर ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान ना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। उसके अंदर हाँ, सबसे पहले सेंडर क्या करता है, सिंग इज इक्वल टू 1 भेजता है सही है, अपने IPv4 के अंदर। सही है। सही है। ये देखो, इसकी फील्ड भी है IPv4 की, सिंग इज इक्वल टू 1। हाँ, ओ सॉरी, टीसीपी है ना, सिंग इज हाँ, इक्वल टू 1। सही है, तो यहाँ पर ये 1 करके भेजता है। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। सही है। और एक्नॉलेजमेंट कौन भेजता है? फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजेगा। देन यहाँ पे आपका सिंग का रिसीवर का एक्नॉलेज आ गया है। हाँ, फिर सेंडर उसको दोबारा एक्नॉलेज भेजेगा कि क्यों? आपका एक्नॉलेज जो आपने भेजा था ना, वो हाँ, उसका जवाब देने के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये होता है। तो वो तो और देख, अगर कनेक्शन मैं डिस्क तुझसे बात कर रहा हूँ ना, रोहन, अगर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं तुझसे इजाजत लूंगा पहले कि मैं तुझसे बात करनी है मैंने। सही है। तो मैं हाँ, तुझे, दोनों तरफ से यार, इजाजत आएगी। हाँ, तो मेरी तरफ ये इजाजत आई तो मतलब कनेक्शन बन गया ना, 2 वे में भी तो हो सकता है। उसके बाद डेटा भेजना शुरू कर दें। हो सकता है एक्नॉलेज लॉस्ट हो जाए तेरा। तो मेरे ख्याल से इन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि आपका एक्नॉलेज रिसीव्ड हुआ है, इसलिए तीसरा आया है ये, अच्छा। कि आपको मेक श्योर हो जाए कि हाँ भाई, मतलब एक एक्स्ट्रा उन्होंने रखा हुआ है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि एक्नॉलेज 1 2 में ही हो जाता, लेकिन हाँ, ये कि मेक श्योर करने के लिए। अच्छा, सही। उसके बाद उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्शन 4 वे होता है। इसका मतलब ये कि ये फिनिश करेगा, फिर देन हाँ, ये फिनिश करेगा। ये मैंने ये दूसरा वाला एरो मैंने गलत बना दिया, ये इस साइड से आएगा। सही है। सही है। देन ये सब हो गया था। अच्छा, रोहन, फ्रेगमेंटेशन ये ऐसा मीटिंग होता रिकॉर्ड हो है। रही है? हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब सही है। अब यहाँ राउटर ला रहा है 1000 बाइट, 1000 बाइट का पैकेट आ रहा है। लेकिन वो क्या होता है कि वो पैकेट जो है वो अब अगले लिंक के अंदर वो इतना ज्यादा पैकेट एक टाइम पे हैंडल नहीं हो सकता। तो होता ये है कि
फिर होता ये है कि फिर फ्रेगमेंटेशन होती है, तो फिर वो जो 1000 बाइट का डेटा होता है वो फ्रेगमेंट्स के दरमियान बढ़ता है, तो और फिर डेटा का साइज छोटा हो जाता है। फिर देन ये फ्रेगमेंट्स ही ट्रेवल करते हैं पूरा एंड तक, एंड एप्लीकेशन तक, और फिर इसको जो रीअसेंबल करता है ना वो करता है, जो एंड एप्लीकेशन होती है ना बिल्कुल एंड में जहाँ उसको पहुंचना है डेस्टिनेशन, वही उसको फ्रेगमेंटेशन करेगी किसकी मदद से, आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है इसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन फील्ड होती है टिस ये रही IPv4 हेडर के अंदर। इसकी मदद से फिर क्या होता है ये देखो, आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब ये हर फ्रेम को ना एक पैकेट है, उसको एक आइडेंटिटी नंबर दिया, और देन हर फ्रेम को वो सेम आइडेंटिटी नंबर देता है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये आइडेंटिटी नंबर इस पैकेट का है, तो फिर इसकी मदद से वो रीअसेंबली होती है जो वो एंड एप्लीकेशन करती है। सही है। अच्छा रोहन, ये बताओ कि जाहिर है अब कुछ पैकेट्स जो है ना देर से पहुंचते हैं और कुछ ना जल्दी पहुंच जाते हैं, तो मतलब सही है। सीक्वेंसिंग के हाँ लिए सर ने कुछ बताया सीक्वेंस कैसे होता है कि पैकेट्स को किस, जाहिर है अब सीक्वेंस बहुत मैटर करती है ना, क्योंकि फ्रेगमेंट्स जो है अगर सीक्वेंस में नहीं होंगे तो वो डेटा हमारा जो होगा एग्जैक्ट डेटा वो लॉस हो जाएगा, तो सीक्वेंस के लिए बिल्कुल। कोई हाँ फील्ड वगैरह बताई थी सर? यार मेरे ख्याल से बधाई, मैंने लिखा नहीं है वैसे पॉइंट, बधाई होगी शायद, कोई होती होगी मेरे ख्याल से। ट्रांसमिशन के वक्त ना, मिशन के वक्त हाँ जो है ना, सर ने एक चीज बताई थी, वो ये होती है कि जब रिसीवर के पास से एक्नॉलेज आ जाती है ना, तो जो सेंडर होता है ना उसके पास से सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है, वो वही सीक्वेंस नंबर होता है जो उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है, एक्नॉलेज नंबर होता है। ये वो बताया था सर ने। हाँ, इसकी तो पूरी एग्जाम्पल आएगी उसमें तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ रोहन, आगे मेरे ख्याल से सही सर है ने तो, एग्जाम्पल करवाई थी ना। हाँ एग्जाम्पल हुई भी है इसके आगे, तो वो मैं बताऊंगा ना तो उसमें अच्छा क्लियर हो जाएगा। और अच्छा देन रोहन, क्या ये तो होता बताओ है। कि सेगमेंट्स क्या होते हैं, हाँ, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ये सेम चीज नहीं क्या होती? क्या चीज, फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स। फ्रेगमेंट और सेगमेंट्स। सेगमेंट्स? नहीं, हाँ, सेगमेंट्स आपका एक बड़ा सेगमेंटेशन। डेटा है, सेगमेंट्स आपका बड़ा डेटा है। फ्रेगमेंट सेगमेंट में, सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाती है, सेगमेंट को डिवाइड कर देती है फ्रेगमेंट्स, क्योंकि आप जो आप उसको अगले राउटर पे जाने हैं ना, अगले अगले मीडियम पे, अगले मीडियम पे इतना बड़ा साइज का सेगमेंट डिलीवर नहीं हो सकता, तो फिर वो सेगमेंट साइज डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन के वो मतलब कितना डेटा एक अगर टाइम पे मेरा कुछ, डिलीवर हो सकता है। मतलब मेरी कोई हाँ एक पूरी इमेज है, ठीक है, पूरी एक इमेज में किसी को भेज रहा हूँ, तुम्हें भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो मेरा सही पूरा है। एक सेगमेंट है, सही है, और जब मैं हाँ उसको सेगमेंट है, यानी पार्ट्स में तोड़, वो मेरे क्या हो जाएंगे? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, और पैकेट्स भी तो वही चीज होती है? नहीं, पैकेट्स आपका 1 to 1 होती है। पैकेट में क्या होता है कि आपका 1 to 1 वो होती है मैपिंग। ये देखो सेगमेंट 1 to 1 मैपिंग, वो 1 to 1 मैपिंग इसलिए होती है क्योंकि आपको IPv4 का हेडर लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको राउटिंग करनी है ना, सेम सेम साइज रहता है, बस IPv4 का हेडर अटैच हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ रहे हो, सही है। तो ये सीन होता है। बाकी अच्छा, और क्या होता है कि एंड पॉइंट एप्लीकेशन एक्नॉलेज जब भेजेगी जब उसके पास सारे फ्रेगमेंट रिसीव्ड हो जाएंगे। सही है। IPv4 की जो लाइन 2 है ना, ये वाली लाइन, ये पूरी की पूरी, ये वाली लाइन, ये पूरी की पूरी फ्रेगमेंटेशन के ऊपर है, मतलब आइडेंटिफिकेशन फील्ड बहुत सारे फ्रेगमेंट्स किस पैकेट से ताल्लुक रखती है ये बताती है, और DF ये बताती है कि डिफ्रेगमेंटेशन करनी है या नहीं करनी है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। बाकी हाँ, और ये बताती भी है कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ये भी बताती है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, पाथ MTU डिस्कवरी एक कोई एल्गोरिथम है जो कि आपको बताता है कि कितना मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट रखना चाहिए। अच्छा, जब भी फ्रेगमेंटेशन होगी ना, उससे ना आपकी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपको रिसीवर को रीअसेंबली करनी पड़ेगी, वो एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, तो इसके जब भी फ्रेगमेंटेशन हमेशा स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन को स्लो करती है।
अब ये देखो, अब ए ने बी को डेटा सेंड किया, पहला सेगमेंट जा रहा है। सबसे पहले तो कितने, ये 5 लाख, हाँ 5 लाख बाइट्स का डेटा है, और मैक्सिमम सेगमेंट साइज आपका रिसीवर का होगा, क्योंकि डेटा कौन भेज रहा है, ए टू बी भेज रहा है, तो जो ये एमएसएस होगा ना वो बी का होगा, क्योंकि हम बी को डेटा भेज रहे हैं, तो बी बी बताएगा कि मैं एक टाइम पे इतना साइज का डेटा हैंडल कर सकता हूँ। तो जब भी जो एमएसएस आएगा ना वो रिसीवर का आएगा, तो जो आपका टोटल फाइल साइज जो है वो 5 लाख बाइट से डिवाइड बाय एमएसएस, आपको पता चल गया कि आपके जो सेगमेंट्स होंगे वो 500 सेगमेंट्स होंगे। मतलब आपका डेटा, आपकी 5000 बाइट की फाइल कितने सेगमेंट्स में जाएगी, 500 सेगमेंट्स में जाएगी। सही है। अब आपका टीसीपी रोहन हेडर ये लग देखो, गया। रोहन हाँ 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 बोलो। रोहन ये देखो, दोबारा सेगमेंट्स की बात आ गई। मेरा एक पूरा डेटा है जो मेरे ख्याल से कितने 5 लाख है ना, तो वो 500 सेगमेंट्स में टूट रहा है। मतलब हाँ 500 सही है। पूरे उसके ना 500 सेगमेंट है। हाँ 500 सेगमेंट्स होंगे बिल्कुल। और तो अगर ये फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं 500 फिर? फ्रेगमेंट्स ये होते हैं कि जो आप सेगमेंट्स के अंदर फर्दर डिवीजन। यार शाना तो समझा नहीं, मैं अच्छा, समझाऊं तुझे। हाँ बता बता। देख, फ्रेगमेंट जो है ना, फ्रेगमेंट वो हमेशा जो है ना सेगमेंट होगा, लेकिन सेगमेंट जो है ना लाजमी नहीं है कि वो फ्रेगमेंट हो। नहीं है समझ? देख, मैं बात बताता हूँ तुझे। अब जो है, तुझे जो है ना डेटा भेजना है, कितना 1500 बाइट का भेजना है, ठीक है। अब वो जो है ना, जो जो मेरी वायर है, वो एक्सेप्टेबल करेगी किस पे, कि यार मैं जो भेजूंगी ना वन टाइम में, एक टाइम में जो है ना 500 बाइट का भेजूंगी, ठीक है। वो हाँ तुम्हें वायर कह रही है, वो तो एमटीयू काउंट होगा ना वो। एमपीयू वगैरह होगा ना, ठीक है। मेमोरी ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब कितने बाइट का मैं करूंगी। तो फिर आपने जो है ना अपना पूरा डेटा जो है ना ट्रांसफर करवाना है अपने 1500 बाइट का। तो फिर तू कैसे ट्रांसफर सही। करवाएगा? तू जो है ना इसके छोटे छोटे हिस्से बनाएगा, छोटे छोटे हिस्से बनाएगा। देख, हाँ अब सही है। मिसाल के तौर पे एक कमरा है ना, कमरे में गेट लगा हुआ है, ठीक है। गेट लगा हुआ है, लेकिन गेट हम्म। की साइड से जो है ना मेरे पास बड़ा फर्नीचर है। तो मैं फर्नीचर को क्या करूंगा, मैं फर्नीचर को डायरेक्ट गेट से नहीं लेके जा सकता। तो मैं फर्नीचर को खोलूंगा, मतलब उसको पार्ट में बनाऊंगा, सही है। उसको खोलूंगा, एक एक हिस्सा खोल लिया, दूसरा हिस्सा खोल लिया, फिर जो है ना वो गेट से निकल सकता है। सही है, समझ आई? हाँ समझ तो आ गई। सेगमेंटेशन जो है ना हम लोग इसीलिए करते हैं, कि हम लोग भाई जो है ना ये तो हो छोटे गई ना छोटे पार्ट बनाएं, ताकि वो जो है सेगमेंटेशन, तो आसानी मुझे से समझ समझ में जाए। आ गई कि ये सेगमेंट्स हैं। तो हाँ। फर्दर फ्रेगमेंटेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब किसकी? राउटर के दरमियान इतना डेटा भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर तेरा हाँ, फाइल साइज है 1000 बाइट का, सही है, तो सही है। मैक्सिमम 500 बाइट ट्रांसफर कर सकता है। हाँ सही है। ये किसका है, क्योंकि क्योंकि ये ये क्या है? रिसीवर का है। ये रिसीवर अच्छा। इतना एक टाइम पे डेटा डेटा हैंडल कर सकता है, सही है। तो अब अच्छा। क्या होगा कि एक डेटा, आपका जो एक सेगमेंट होगा वो कितना बड़ा होगा, 500 अच्छा, बाइट, ये 500 का होगा, सही ठीक है। है। लेकिन ये अब रोहन ऐसा हुआ कि यहाँ डिपेंड कर रहा है है, कि मतलब ये एमएसएस बता रहे हो ना तुम, कि रिसीवर को मतलब ये इतना मैं चाहिए डेटा एक टाइम पे। रिसीवर को मतलब हाँ इतना डेटा चाहिए, बिल्कुल। तो इसके 2 सेगमेंट बन जाएंगे। 2 सेगमेंट बन गए, सही है। तो अब हाँ ये हो रहा है कि तेरा यहाँ से 500 बाइट डेटा, 500 का सेगमेंट आ रहा है। सही है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर फाइबर ऑप्टिक्स है, नहीं यहाँ पर केबल है, सही है, जो कि 500 बाइट का डेटा ट्रांसफर कर सकती है। सही है, लेकिन कर यहाँ पर सकती फाइबर है। ऑप्टिक्स लगा हुआ है, सही है। यहाँ पर 500 का बाइट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सही है। यहाँ पर तो अब यहाँ ओनली, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी यहाँ हाँ पे। हाँ, यहाँ पर 200 का बाइट का ट्रांसफर हो सकता है बस एक टाइम हाँ पे। क्योंकि एमटीयू तो इसका 200 बाइट है। हाँ एम टू इसका इसलिए 200 है, तो ये एम टू है इन दोनों के सही है। दरमियान का, सही है। सही है। सही है। तो बेसिकली 500 फिर फर्दर टूट जाएगा सही है। फ्रेगमेंट्स सही में, है। सही है, ताकि वो अच्छा। ट्रेवल कर सके इसके दरमियान में। और फिर ये जब तक रीअसेंबली नहीं होगी, जब तक ये सर्वर तक नहीं पहुंच जाता। तो रोहन, अब जैसे ये क्या हो गया, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ठीक है, अब ये रिसीवर साइड पे हाँ जाएगा, तो ये एप्लीकेशन इसको क्या हाँ, करेगी, डिफ्रेगमेंट करेगी। डिफ्रेगमेंट करेगी। और वो किसकी मदद से करती है, वो आइडेंटिफिकेशन फील्ड की मदद से करती है। हाँ क्योंकि हर उसके फ्रेगमेंट के साथ एक आईडी अटैच हो जाती है। हाँ, हर फ्रेगमेंट के साथ एक एरे अटैच हो जाती है, जो कि हर सेगमेंट की होती है, यूनिक, सही है। सही है। सही है।
तो सही ये है बात। रोहन। फिर ना मतलब हर सेगमेंट में वो जो फ्रेगमेंट्स हुए ना, फिर वो एक एक हाँ सेगमेंट बन जाते हैं, फिर सेगमेंट रीअसेंबल होते हैं, हाँ, नहीं लेकिन कहलाएंगे ये फ्रेगमेंट्स। है ना। मतलब फिर हाँ जाके क्या होगा कि जाके पूरा मतलब एक पूरा पैकेट ही मर्ज हो जाएगा, मतलब पूरा सेगमेंट ही मर्ज हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ, मतलब ये जाके ये जाएगा और फिर ये पूरा एक सेगमेंट बनेगा। सही है। और जब तक इस सेगमेंट के जो ये डिवाइड हुआ था ना, इसके सब फ्रेगमेंट्स नहीं आते ना, जब तक वो हम्म। एक्नॉलेज नहीं भेजेगा। सही है सही है। सही है सही है। सही है। तो अब सेगमेंट बन गया, हमें पता है कि एक समय में 500 बाइट का डेटा जा सकता, 1000 बाइट्स का डेटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 0 to 999। सही है। फिर अगला सेगमेंट होगा 1000 से लेके 199, मतलब हर सेगमेंट के अंदर 1000 बाइट का डेटा है। सही है। कब तक ये होगा? जब तक कि ये 5000 पूरे ना हो जाए, ओ 5 लाख पूरे ना हो जाए, 5 लाख बाइट। सही है। सही है तो रोहन। अब ये अब सीक्वेंस नंबर इज द फर्स्ट बाइट ऑफ दैट सेगमेंट। अब इसके अंदर ना जो सीक्वेंस नंबर होता है ना, तूने पूछा था कि ये सीक्वेंस किस तरह मालूम करती है इन फ्रेगमेंट्स के दरमियान में, तो वो इससे होता है सीक्वेंस नंबर से। मेरे ख्याल से सीक्वेंस नंबर होता है इसका पहला बाइट, मतलब इसका 0, दूसरे सेगमेंट का पहला बाइट जो होता है 1000 है, थर्ड सेगमेंट का 2000, तो जो इसका पहला बाइट जो होता है वो उसका सीक्वेंस नंबर होता है। तो हाँ इससे रोहन, पता चल जाएगा यही होता पहला फ्रेगमेंट ये, हाँ पहला सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट ये। सही है। अच्छा, हाँ ये देखो ये हुआ हुआ होता है ये कि पहला सेगमेंट गया, देन रिसीवर के तरफ से आपको जो एक्नॉलेज नंबर आता है ना, वो आता है नेक्स्ट 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 सीक्वेंस, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ बाइट। मतलब आ, जो अगला सेगमेंट आएगा ना उसका सीक्वेंस नंबर भेजेगा वो रिसीवर, कि मैं अब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो अगला सेगमेंट आएगा उसका सीक्वेंस नंबर 500 होगा। सही है। अब ये इसी तरह एक्नॉलेजमेंट हुई, सेगमेंट 2 गया। ये एक्नॉलेजमेंट हुई हाँ बेसिकली। एक्नॉलेजमेंट हुई बेस, और इसने ये भी बताया कि अब मेरे पास जो अगला सेगमेंट आएगा ना, वो मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक सीक्वेंस नंबर का आएगा 500, और सीक्वेंस नंबर हर सेगमेंट का पहली पहली बाइट है। सही है। ओके ओके। सही है, तो इस तरह हो गया। अच्छा, अभी पूरा एक सवाल है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए। सबसे पहले दो होस्ट हैं ए और बी। सही है। सबसे पहले दोनों के दरमियान 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल बनाना है। रोहन, 3 मुझे वे लग रहा है हैंडशेक सर प्रोटोकॉल ऐसा बनने, ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे देंगे कि मतलब कोई एक हाँ ये क्वेश्चन दे सवाल तो देंगे और बोलेंगे कि एक प्लॉट कर दो इसको। हाँ ये सवाल तो बाकी लाजमी आएगा, ये सवाल तो लाजमी आएगा। तो हाँ, इस जैसे अच्छा और हाँ, सवाल फिर भी ये मिल जाए तो एग्जाम्पल्स, समझ आसान हो जाए। हाँ ये है। लेकिन इनके पास पेपर में देख रहा हूँ तो पिछले से पिछले दोनों में तो है ही नहीं। आईसी का तुम लोग भी देख लेना, मुझे तो नहीं मिला। और अपना पिछले इसके अंदर जो मैंने मिड देखा उसके अंदर टॉपिक ही ये नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। वहां पर नेट ईवी है और पता नहीं क्या क्या हुआ है। अच्छा एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपके पास सबसे वो पहले, इसको छोड़ो अभी, द इनिशियल सीक्वेंस नंबर ऑफ होस्ट इज 2000, द इनिशियल सीक्वेंस नंबर ऑफ होस्ट भी इज 8000। अच्छा सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? दोनों के दरमियान 3 वे हैंडशेक दिखाना है। तो अब ये वाला हिस्सा देखो, ये डॉट 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 के ऊपर वाला, यहाँ पर टीसीपी कनेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले सेंडर जो है वो सिंक इज इक्वल टू 1 भेजेगा कि भाई मैं सिंक्रोनाइजेशन कर रहा हूँ, मैं सिंक्रोनाइजेशन का टीसीपी भेज रहा हूँ रिसीवर को। तो वो सिंक इज इक्वल टू 1 भेजेगा और सीक्वेंस नंबर भेजेगा। किस सीक्वेंस की, मतलब इस सीक्वेंस का डेटा, इस सीक्वेंस का सेगमेंट का डेटा एक्सचेंज करने के लिए वो होगा 2000। ये देखो, तो यहाँ से आएगा आपका 2000। उसने बताया हुआ भी है कि द इनिशियल सीक्वेंस नंबर ऑफ होस्ट है इज 2000। इसका मतलब जो सेगमेंट का पहला सीक्वेंस नंबर होगा वो 2000 होगा। तो वो रिसीवर को भेज रहा है कि मैं सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए मैं भेज रहा हूँ किस सीक्वेंस के लिए, 2000 सीक्वेंस के लिए। फिर देन रिसीवर आपको क्या पड़ेगा, एक्नॉलेज भेजेगा, ओके भाई
मैंने ये रिसीव कर लिया है, एक्नॉलेज इज इक्वल टू 1, और वो एक नंबर एसी के नंबर है, ये मेरे इतनी एक तो गलतियां की हुई है, एसी के नंबर है। एसी के नंबर का मतलब ये है कि मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो अगला आएगा ना वो 2001 आएगा। ये वैसे इसको इग्नोर करने वाली चीज है ये, क्योंकि अभी हम टीसीपी कनेक्शन कर रहे हैं तो ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। देन ये 3 वे हैंडशेक है तो दोबारा ए भेजेगा आपका। हाँ हेलो यार रोहन, ये हाँ चीज मेरे ख्याल से जब अभी सिर्फ फिलहाल हैंड चेकिंग होती है ना, अभी 3 वे हैंड चेक से ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा, लेकिन ये चीज उसमें नहीं होती जब डेटा ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जो तुमने डॉट हाँ डॉट हाँ बनाया हुआ बिल्कुल है उसी, उससे नीचे। हाँ उसमें बिल्कुल उसी में होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ना सेम ही जा रहे हैं ना, मेंशन तो वो करना क्या होता है। करता है कि रिसीवर उसको सीक्वेंस को +1 करके भेज देता है। सही है, हाँ नहीं, लेकिन एसी के नंबर को। इसका मतलब, हाँ तो वो ये कह रहा है कि 2000 मतलब रिसीव हो गया है मुझे, सीक्वेंस नंबर का जो सेगमेंट है। 2000 रिसीव हो गया है, हाँ ये बता रहा हाँ तो हूँ। ले यहाँ पे रिसीव तो हो नहीं रहा, हाँ हो सकता है यही हो, या तो इसको -1 करके पैरेलल, देखो। मेरे ख्याल से सर ने कहा था ये चीजें पैरेलल में हो रही होती हैं, तो नहीं मैं ये भी जब चीजें भी किया पैरेलल में नहीं होती, ये स्टेप बाय स्टेप होगी। ए पहले भेजेगा बी है। को सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि भाई मैं सिंक्रोनाइजेशन कर रहा हूँ किस सीक्वेंस नंबर के लिए, 2000 सीक्वेंस नंबर के लिए। देन अच्छा एक्नॉलेज आता है कि हाँ भाई तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन का मुझे रिसीव हो गया। देन सेंडर उसको भेजता है दोबारा उसी सीक्वेंस नंबर के साथ, 2000 के साथ, भाई एक्नॉलेज रिसीव्ड हो गया है मेरे पास, एक भी 1 होता है और सिंग भी 1 होता है। सही है, सही है, सही तो है। ये हो गई आप कनेक्शन हो गया, अब आपका डेटा ट्रांसफर होगा। अब आप क्या बोला है उसने कि सबसे पहले 150 बाइट डेटा आए ए टू बी, तो ए टू बी के अंदर वो डेटा भेजेगा। ए पहला सीक्वेंस नंबर क्या हो गया 2000, 2000 से कितना 150 बाइट तक, तो 2000 प्लस 150 करोगे तो कितना होगा 2149, इंक्लूडिंग दिस 2000 भी गिना जाएगा ना, तो जब ये 2149 तक आ रहा है, तो यहाँ पर ये 150 बाइट डेटा बन गया टोटल। और यहाँ पर सीक्वेंस सही है, नंबर कौन सा गया है, ये 2000 का गया है। और ये सारी सही चीज है। तीनों चीजें अभी इग्नोर करने वाली है, मैंने ऐसे लिख दी थी कि ये सब 0 0 जाती हैं। फिर देन रिसीवर के साथ रिसीवर इसको एक्नॉलेज भेजेगा एक नंबर करके कि मैं अब अगला जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो 150 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगला सीक्वेंस नंबर। और एक्नॉलेज इज इक्वल टू 1 मतलब वही एक्नॉलेज आ रहा है उसके पास। देन उसने क्या बोला है, देन बोला है कि भाई बी टू ए के दरमियान 200 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो। अच्छा, बी टू ए के दरमियान जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है वो है 8000, तो 8000 से लेके कितना 200 तक, तो 8000 से लेके 200 8199 तक। 8200 इसलिए नहीं क्योंकि ये भी गिना जाएगा, तो जब ये 8199, तो अच्छा जब रोहन, भी सर से ने ये सीक्वेंस। बोला था कि ए टू बी और बी टू ए ये चीजें पैरेलल में हो रही होंगी, हाँ कि एक बिल्कुल, दूसरे ए को। टू हाँ ये बी और दोबारा बी टू बता ए। हाँ, ये दोबारा बता ए हाँ टू बी हाँ मैसेज तो मेरा कनेक्शन जो है ना वो हो गया 2000 से लेकर सही यहाँ है, से जब हुआ ए टू बी स्टार्ट में कर रहा हूँ। ए टू, हाँ फिर एक्नॉलेज, फिर रिसीवर ने एक्नॉलेज भेजा जिसके अंदर एक 1 है, और एक्नॉलेज नंबर बोल रहा है कि मैं अगला सीक्वेंस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2150। सही है बिल्कुल। सही है, फिर उसने अगले में क्या बोला है कि बी टू ए वाला ट्रांसफर करो 200 बाइट्स का, तो बी टू ए के दरमियान फिर ये डेटा भेजेगा। डांस हमें इसलिए पता नहीं है सीक्वेंस एमटीयू कितना है, एमटीयू वगैरह हमें पता नहीं है कितना है, नहीं, इसमें नहीं पता, उसका कंडीशन वगैरह नहीं दी हुई इसकी। नहीं सिर्फ ये बोला है करके दिखाओ, सही है। तो बीच में किस तरह जा रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। देन 200 बाइट्स जाएगा बी टू ए, तो किस सीक्वेंस के लिए 8000 सीक्वेंस के लिए, तो वो सेगमेंट भेजेगा, फिर उसकी टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी, फिर वो बोलेगा कि मैं अगला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8200। देन फिर दोबारा ए टू बी बोल रहा है 10 बाइट्स का, तो ये फिर अगला जाएगा 2150 का, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड 2150 कर रहा था। 2150 में 10 प्लस करोगे तो 215 तक 9 जाएगा किसी सीक्वेंस नंबर के लिए, 2150 सीक्वेंस नंबर के लिए। उसके बाद हाँ सही है, फिर ये कनेक्शन बन गया। अच्छा सर ये बोल रहे थे कि ये जो ए टू बी और बी टू ए वाला काम है ना, ये आगे पीछे भी हो सकता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सबसे पहले ए टू बी ने ही भेजा हो, ये भी हो सकता है कि बी ने भी पहले भेज दिया हो अपना, क्योंकि फुल डुप्लेक्स है, कोई भी पहले इनिशिएट कर सकता है
तो इसका मतलब ये है कि B2A और A2B आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इसका वो नहीं है। अच्छा, अब हमने डेटा ट्रांसफर कर दिया, देन टर्मिनेशन होगी। टर्मिनेशन किस बेस पे होगी कि भाई 2160 फ्रॉम ए की तरफ से, कि भाई 2160 सीक्वेंस नंबर मेरा वो था, उसकी मैं टर्मिनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगला एक्सपेक्ट कर रहा था 2160 को, तो वो 2160 की टर्मिनेशन कर रहा है और फिर यहाँ से एक्नॉलेज रिसीव्ड हो रही है 2161। ये रिसीवर हमेशा उसको 2161 +1 करके भेजता है। क्यों? इसलिए क्योंकि फिर सेंडर को आसानी होती है समझने की कि वो इसका जो आंसर आया है ना, वो इसका आया है, इस सीक्वेंस नंबर का आया है, तो वो -1 करता है इसके अंदर, वो समझ जाते हैं कि ये मेरे इस वाले सेगमेंट का उसने जवाब दिया है। अच्छा, फिर आपका बी की तरफ से वो होगा, तो ये याद रखना कि B2 जब अब ये A to B हुआ है ना, तो मतलब अब A फर्दर डेटा नहीं भेज सकता है। हो सकता है सर बोल दें कि अब इसके दरमियान B भेज रहा है, तो वो इसके बाद भी B भेज सकता है। हो सकता टर्मिनेट एक तरफ की टर्मिनेशन के बाद भी जिसकी तरफ से टर्मिनेशन नहीं हुई है, तो वहां से डेटा आ सकता है। लेकिन अब ये है कि अब डेटा बचे ही नहीं है B2A से आने की तरफ के लिए भी नहीं, तो फिर वो B2A से भी टर्मिनेशन हो जाएगी। फिनिश इक्वल टू 1 जाएगा किस सीक्वेंस नंबर के लिए कि उसका आखिरी ये वाला किया था। हाँ, A200 वाला वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो A200 के साथ वो टर्मिनेशन कर देगा और फिर उसको एक्नॉलेज रिसीव्ड हो जाएगी +1 करके A इक्वल टू 1। तो ये कोई न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कोई मसला हो रहा है? नहीं रोहन। नहीं? एक चीज पूछनी थी। हाँ, पूछो हम बात। जैसे इसने शाहनवाज ने बोला कि 2 पैरेलल में भी जा सकते हैं। 2 पैरेलल में नहीं जा सकते, मतलब ये अच्छा, नहीं जा पैरेलल में जा सकते, सकते हैं A2B और B2A। दोनों एक साथ पैरेलल में जा सकते हैं ना, तो एक की वजह से हाँ, दूसरा वो ये नहीं हो दोनों एक सकता, साथ पैरेलल में जा सकते हैं। एक हाँ, की वजह से पैरेलल में जा दूसरे के सकते ऊपर हैं। वो नहीं आ सकता, रिजेक्शन वगैरह कुछ हो नहीं सकती, कोई मसला आ जाए मिसाल के तौर पे। यार मुझे पैरेलल तो याद नहीं आ रहा, सर ने ये बोला था कि आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, नहीं रोहन, सर ने कहा था जैसे हम सीक्वेंस में खेल रहे हैं ना, कि पहले A to B भेज रहा है, फिर वो एक्नॉलेज कर रहा है कि मिल गया, तो मतलब जैसे हम मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, तो वो चीज हम कैसे कर रहे होते हैं कि वो चीजें पैरेलल चल रही होती हैं, तो सर ने ऐसा कुछ बताया था हमें हाँ, कि तो मतलब मैसेजेस यही होगा वगैरह कि जो है। भाई हाँ, फुल डुप्लेक्स है, तो इसका मतलब ये है कि भाई B2A वाला पैरेलल में भी चल सकता है A to B के। इसका मतलब है कि दोनों हाँ ने यही सीक्वेंस बताया। नंबर भेज दी है, इसने भी भेज दी, इसने भी भेज दिया, हाँ फिर वो एक्नॉलेज को वेट कर रहे हैं। हाँ यही सही चीज। क्यों? इस वजह से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स है। सही है हमारा? सही सही हो सही। सकता है पैरेलल में भी हो सकता है। वो आइडेंटिफाई इसकी मदद से करेगा, सीक्वेंस नंबर की मदद से, कि कौन से सेगमेंट का मेरे पास आंसर आ रहा है। सही। सही है? तो एक्नॉलेज नंबर से, सॉरी। अच्छा, फिर अगला टॉपिक अच्छा आ जाता है TCP टाइमर्स। बताओ कि ये हाँ, चीज जो बोलो। हमने अभी जो सर ने क्वेश्चन हमें करवाया था, तो इसमें हमने जो प्रोटोकॉल यूज किया था ना, वो टीसीपी किया था। सही है, अगर मिसाल के तौर हाँ, पर सर यहाँ पे कह देंगे यूडीपी प्रोटोकॉल की मदद से करो, तो उसकी कुछ डायग्राम अलग तरीके से बनेगी ना? उसकी डायग्राम तो बिल्कुल ही अलग होगी, तो वो हमें पता भी नहीं है किस तरह होगा यूडीपी। और यूडीपी सर ने में मेरे तो ख्याल से यूडीपी करवाया। यूडीपी नहीं, यूडीपी इतनी तफसील में सर ने नहीं करवाया। हाँ, TCP पे ज्यादा फोकस रखा है। सही है? सही है हाँ, रोहन। सही है। अब अगला टॉपिक है टाइमर्स का। टाइमर में ही सबसे पहली एक टर्म आती है रिट्रांसमिशन टाइम आउट। इसके अंदर ये होता है कि इनिशियली एक ट्रांसमिशन टाइम सेटअप होता है, मिसाल के तौर पर 1 सेकेंड। तो वो बी की तरफ से जो एक्नॉलेज आता है ना, वो 1 मिली सेकेंड तक इंतजार करेगा। अगर वो 1 मिली सेकेंड के अंदर उसका आंसर नहीं आया, तो वो सेगमेंट दोबारा भेज देगा। सही है? तो रिसोर्स ट्रांसमिशन वो होता है कि बेसिकली टाइम एट विच, मतलब वो टाइम खत्म हो गया, देन सेंडर उस सेगमेंट को दोबारा भेज देगा, जब तक उसको इस ड्यूरेशन में रिसीवर रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेज रिसीव नहीं हो गया। तो ये बात है। तो बाकी मतलब रोहन तो फिर जैसे सवाल जैसे बनते। सेंडर ए। हाँ, बोलो। हाँ बताओ, सवाल क्या बनता है? हाँ, मैं बोल रहा था कि फिर क्या ऑप्टिमल आरटी होनी चाहिए। इसलिए ऑप्टिमल आरटीओ की जरूरत पड़ रही, क्योंकि अगर आरटीओ बहुत लार्ज होगा,
तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेगमेंट मिसाल के तौर पर बीच में से आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो इसको क्या होगा कि आपको ट्रांसमिशन आपकी बहुत लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी। ट्रांसमिशन बहुत लेट हो जाएगी क्योंकि आरटीओ जो है वो दोबारा दूसरा जो लॉस सेगमेंट है वो दोबारा भेजने में टाइम लगाएगा, तो ज़्यादा बड़ा भी नुकसानदेह। और अगर हम ज़्यादा छोटे रखेंगे तो क्या होगा कि सेगमेंट डुप्लीकेशन हो रही होगी कि सेगमेंट वो उसको एक्नॉलेज हाँ, आरटीओ स्मॉल होगा तो वो बस थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेगा, देन दोबारा उसको एक्नॉलेज रिसीव नहीं होगा, देन वो दोबारा भेज देगा वही सेगमेंट। तो सेगमेंट डुप्लीकेशन हो रही होगी, फिर ये भी टाइम बढ़ा रहा होगा क्योंकि उसको फिर मतलब एंड यूज़र को लेकिन फिर एक्चुअली हाँ मतलब एक्चुअली में ना वो रिसीव हो जाता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मतलब देर से आ रही होती है तभी। हाँ, एक्चुअली में रिसीव हो जाता है लेकिन एक्नॉलेजमेंट देर से आ रही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि सेगमेंट ही लॉस्ट हो जाए, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे आएगी? तो आरटीओ जो रोहान होता है वो हमें ना बिल्कुल ऑप्टिमाइज लेना होता है। ऑप्टिमाइज़ लेना पड़ता है। हाँ, मतलब टू लार्ज भी नुकसानदेह और टू स्मॉल भी नुकसानदेह। टू स्मॉल सही है। इसलिए नुकसानदेह क्योंकि सेगमेंट डुप्लीकेशन हो रही होती है। टू लार्ज हम्म, इसलिए नुकसानदेह क्योंकि अगर ज़्यादा आरटीओ होगा तो फिर जब भी कोई सेगमेंट लॉस्ट होगा तो उसको सेंडर को दोबारा भेजने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका आरटीओ खत्म नहीं हुआ होगा। सही सही है? सही रोहन। ये तो आरटीओ एक टाइप है मतलब? आरटीओ एक टाइम है, बिल्कुल एक टाइम है कि वो इतनी टाइम वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, नहीं, एक्स टाइमर्स की सिग्नल एक का। टाइप है सर ने मतलब ये? इसकी वैल्यू हाँ, टाइमर्स की एक टाइप 1 है सेकंड बताइए अभी। सेंडर की ये तरफ से। मतलब ये टीसीपी टाइमर्स में आता है रोहन। टीसीपी टाइमर्स में आता है, हाँ। तो ये और समझ रोहन लो मतलब एक ये दोनों की तरफ से होता होगा, सेंडर और रिसीवर की तरफ से। जब सेंडर सेंड करता होगा तो उसी टाइम मतलब वो टाइमर भी चला देता होगा। सही है, हाँ, जब उसी टाइम वो रिसीवर टाइमर सेंड चला करता जाता है होगा उस तो वो सेगमेंट की। हाँ, बिल्कुल। तो उसी टाइम वो चला जाता है, वो उस टाइमर स्टार्ट कर देता है। तो फिर वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है और जितना आरटीओ तक पहुँचेगा तो काउंटडाउन खत्म। अगर एक्नॉलेज रिसीव्ड हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा भेज देगा सेगमेंट। अच्छा रोहन, सही ये है? तुमने साइड में एक लाइन लिखी है कि कैन नॉट बी फिक्स्ड इवन इन द सेगमेंट ऑफ सेम फाइल ट्रांसमिशन। हाँ, तो बेसिकली बहुत सारे सेगमेंट्स एक टाइम पे जा रहे होते हैं ना, तो हर किसी के लिए आरटीओ डिफरेंट होता है। क्योंकि हर सेगमेंट हो सकता है डिफरेंट रूट से जा रहा हो, इसलिए शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आरटीओ स्टैटिक नहीं होता कि हमने डिसाइड कर दिया कि 1 मिलीसेकंड हर सेगमेंट के लिए होगा, बल्कि हम इसको डायनामिक रखते हैं। यहाँ भी हम एक तरह से प्रेडिक्शन में चल रहे होते हैं। अच्छा तो रोहन, टीसीपी हेडर में इसकी कोई फील्ड वगैरह होती है आरटीओ की? नहीं, ये सेंटर की तरफ से हो रहा होता है ना, तो फील्ड थोड़ी होगी। आपको रिसीवर को थोड़ी बताना है कि कितना टाइम मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस सेंटर की तरफ से टाइम स्टार्ट हो गया। सही सही सही। सही है? तो अच्छा, एक और इसके अंदर टर्म आती है टीसीपी टाइमर्स में, वो आती है राउंड ट्रिप टाइम। उसके अंदर ये होता है कि डेट सेगमेंट गया और टाइम स्टार्ट हो गया। जब वो रिसीव हुआ देन टाइम एंड हो गया, तो उसको कितना टाइम लगा सेगमेंट सेगमेंट के इंतजार में और एक्नॉलेजमेंट में कितना टाइम लगा उसको, तो ये कहलाता है राउंड ट्रिप टाइम। सही है? ये समझ में आया राउंड ट्रिप टाइम? हाँ रोहन आ गया। देन अच्छा, पाथ फॉरवर्ड फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए कुड बी डिफरेंट। हाँ, मतलब ये है कि जब ए से बी में ऐसा पॉइंट ऐसे ही लिखा हुआ है कि ए टू बी की तरफ से कोई सेगमेंट जा रहा है तो वो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं, और बी टू ए की तरफ से आ सकते हैं तो वो डिफरेंट राउटर के दरमियान में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऐसी बात लिखी हुई है कि सेंडर कब भेजता है दोबारा सेम सेगमेंट। सेगमेंट डुप्लीकेशन कब होती है? जब एक्नॉलेज डिलेड हो जाए, एक्नॉलेज ही लॉस्ट हो जाए रिसीवर के दरमियान से, और सेंडर सेगमेंट ही लॉस्ट हो जाए। तो तीनों का सोल्यूशन एक ही है। 5 प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सॉरी 3 प्रॉब्लम का। वन सोल्यूशन इज टू सेंड अगेन, कि सेंडर दोबारा सेगमेंट भेजे। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो लिंक रेंट होता है, इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन की स्पीड है वो आपके मोबाइल पे तो किसी तरह से डिपेंड करती है, लेकिन वो उसके अंदर एक और चीज पे भी वो डिपेंड करती है, जो कि है आरटीओ। कि आपका इंटरनेट से कितना, अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो वो इंटरनेट से कितनी देर में आपका डेटा आ रहा है। तो आपकी ऐप थ्रूपुट आल्सो डिपेंड अपॉन आरटीओ।
विच आरटीओ डिपेंड करता है आरटीटी में, इसलिए आरटीटी पर डिपेंड करता है क्योंकि आरटीटी आपको एक एवरेज बताता है। किस तरह से? मिसाल के तौर पर ये ए है, ये बी है, ये गया, आपने इनिशियल आरटीओ रखा हुआ है 1 सेकंड, सही है। तो क्या हुआ कि ए गया और बी आ गया, वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आ गया, सही है। तो जब ये आएगा ना तो हमें ये एक चीज और बताएगा, इससे हमें क्या एक चीज के ये कौन सी टर्म थी वो राउंड ट्रिप टाइम, कि भाई आपका 1 सेकंड से जल्दी आ गया, मिसाल के तौर पर 0.5 सेकंड में आ गया, तो हम अगला जो आरटीओ है ना वो 1 सेकंड नहीं रखते, अगला आरटीओ फिर क्या रखेंगे, फिर अगला आरटीओ हम इसका ये रख देंगे। तो अगला आरटीओ जो होगा ना ये बहुत सारी टेक्निक में से एक टेक्निक है। तो सेकंड सेगमेंट के लिए आरटीओ जो होगा वो पहले सेगमेंट का आरटीटी होगा, सही है। देन ये ऐसा हुआ कि इसने भी ये गया और फिर ये 0.25 सेकंड के अंदर रिसीव्ड हो गया, तो मतलब ये कि 0.5 भी ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि आपका राउंड ट्रिप टाइम दूसरे सेगमेंट के लिए क्या रहा 0.25, सही है। ये पहला सेगमेंट था, ये दूसरा सेगमेंट था, अब आपका गया तीसरा सेगमेंट। तो तीसरे सेगमेंट के लिए आप आरटीओ रखोगे दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज 0.25 प्लस 0.5। तो एक तरह से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि आरटीओ में इतना रखना चाहिए किस बेस पे, प्रीवियस रिजल्ट्स के प्रीवियस रिजल्ट्स के बेस पे। तो इसी तरह ये ना ये इसी तरह हम एवरेज निकालते रहते हैं और हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह हम आरटीओ को ना चेंज करते रहते हैं, समझ गए। लेकिन इस अच्छा पे तो बहुत रोहन सारी आगे रिसर्च, हाँ ये एक मेथड है आरटीओ को सेट करने का। अच्छा इसमें एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड मेथड है, एक ऑप्टिमाइज फॉर्मूला जो कि रिसर्च पे आया है, वो ये है कि आप आरटीओ रखो, क्या रखो, सबसे पहले आप राउंड ट्रिप टाइम जो एस्टिमेटेड 1 माइनस, अच्छा आरटीओ के लिए सबसे पहले वो क्या होता है एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन आरटीटी। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय सिंपल आरटीटी, वेट असाइन रिकमेंडेड, हाँ ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये इसमें टर्म्स डिफाइन हुई हुई है। देन बी की रिकमेंडेड, ये बी अल्फा और बीटा एक तरह के वेट्स हैं। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो अल्फा की वो 1/8 है, बीटा की जो है वो 1/4 है, और आरटीओ निकलेगा फिर इससे कि एस्टिमेटेड आरटीटी को प्लस करो 4 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन आरटीटी से। अच्छा आरटीओ की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल तो हमें कोई प्रीवियस वैल्यूज नहीं पता होती, जब हम पहला सेगमेंट भजेंगे तो हमें क्या पता प्रीवियस किस बेस पे आ रहा है आपका डेटा किस आर्ट। तो उसके लिए हम जो इनिशियल रखनी चाहिए ना वो 1 सेकंड रखनी चाहिए, और आफ्टर रीट्रांसमिट डबल द आरटीटी। ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या लिखा है, किसी को पता है ये? हेलो, क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा था कि ये पॉइंट किसी को समझ में आया हुआ है, आफ्टर रीट्रांसमिट डबल द आरटीटी। ये एक तरीका है, नहीं। वैसे ये भी एक तरीका है कि आप आरटीटी को डबल कर दो, होगा ये भी कुछ नहीं, मेरे ख्याल से सैंपल आरटीटी को डबल करने को बोलते हैं शायद, सही है। अब ये कोई पॉइंट है, इसमें मैं सही भी से कंफ्यूज एक्सप्लेन हूँ। करो, सही से एक्सप्लेन करो। क्या बोल रहे हो?
सही से एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, फॉर्मूले को। जो तुम बात बता रहे थे अभी, ये कि डबल सैंपल कर देता है। हाँ, मैं बोल रहा था कि मिसाल के तौर पर आपने आरटीटी जो आप दूसरे टाइम रखोगे ना, वो डबल रखो। सही। तो लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो ये एक बार कंफर्म कर लेंगे किसी से। सही है। बाकी अच्छा, यहाँ तक पूरा टीसीपी टाइमर्स का टॉपिक खत्म हो गया है। कोई सवाल है किसी का? हेलो, हेलो सवाल है किसी का? यार रोहन, बात सुनो। हाँ हाँ, बोलो। यार रोहन, इसमें ना हमने ना दो फॉर्मूलाज देखे हैं अपने आरटीओ के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से उस आरटीटी के लिए देखे ना हमने, जिसमें एक तो आरटीओ अल्फा के लिए टर्म यूज देखे। हो रही थी, एक बीटा। हाँ, मतलब ये दोनों सही है, फॉर्मूले आरटीओ में यूज हो रहे हैं। हाँ आरटीओ में यूज हो रहे हैं ना, तो अब मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा। तो पहला पहला तो हम एस्टिमेटेड 1 रखते हैं, ठीक है। अब हाँ आरटीओ आरटीओ फाइंड करने का ना एक फॉर्मूला है, जो ये है एस्टिमेटेड आरटी प्लस 4 इंटू डेविएशन आरटीटी, हाँ, सही है। ठीक है। तो अब पहले पहले हम क्या रखते हैं, एस्टिमेटेड आरटीटी जो रखते हैं ना, वो 1 रखते हैं। सही है, सही है। सही है। अब तो हाँ, अब जब एस्टिमेटेड आरटी हमने 1 रख दिया, तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड आरटी कैलकुलेट हो रहा है, वो कौन सा आ रहा है एस्टिमेटेड? वो नेक्स्ट के लिए आ रहा है क्या? कहाँ कहाँ? ये। हाँ, ये वाला। हाँ, नेक्स्ट के लिए। ये नेक्स्ट के लिए आएगा। सही है, नेक्स्ट सेगमेंट के उसके लिए। पहले वाले में मैं 1 रखूंगा। हाँ, इसके पहले वाले में आपने कोई अच्छा, इनिशियल रख दिया। सही है, 1 रख दिया इसमें। तो मेरे पास एक वैल्यू आ हम्म, जाएगी, ठीक है, जो कि मेरी नेक्स्ट सेगमेंट के लिए आरटीटी होगी, है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। आरटीटी सही का है, सही फॉर्मूला डलेगा आरटीओ में। तो आरटीओ आप बेसिकली प्रेडिक्ट कर रहे हो। सही है। सही है, सही रोहन। अच्छा, आप तीसरी जो है वो है आईसीएमपी। एक रूटिंग नेटवर्क लेयर के अंदर, एक तो आपका राउटिंग हो रही है, एक आपकी आईपी हो रही है, एक और एक होता है आईसीएमपी। आईसीएमपी जो होता है वो आपको एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल के लिए काम आता है। सही है, आईपी डेटाग्राम्स में। तो बेसिकली ये अच्छा समझ में आएगा यहाँ से। भाई आईसीएमपी पे ये होता है कि वो एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है ऑन आईपी डेटाग्राम्स के ऊपर। सही है, आईपी मतलब कोई राउटर के पास रिसीव्ड हुई, वो आईपी में कुछ मसला होगा तो फिर वो एरर रिपोर्ट करेगा। सही है। तो वो जो एरर रिपोर्टिंग भेजता है ना, वो आईसीएमपी के थ्रू भेजता है। और आईसीएमपी के हेडर के अंदर आपका जो लॉस्ट ड्रॉप पैकेट होता है, जिसमें मसला होता है, जिस आईपी हेडर के अंदर, उसका भी आईपी हेडर होता है, प्लस आईपी डेटाग्राम उस आईपी के अंदर का जो पेलोड होता है, उसका फर्स्ट 8 बाइट होता है। तो बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पर ए से आपका पैकेट 1 जा रहा है, पैकेट 1 फिर यहाँ राउटर 1 से राउटर 2 के दरमियान गया, लेकिन पैकेट 1 के अंदर कोई मसला आया। देन राउटर 2 ने क्या किया, आईसीएमपी भेजा सेंडर को, तो उसको पता चल गया कि भाई कोई मसला है। सही है। और ये भेजता वो उसमें ही है, द ओनली कैरियर अवेलेबल इज आईपी। आईपी के उसके अंदर ही भेजता है, आईपी के कैरियर के अंदर ही। मतलब रोहन, ये भी और उसी की तरह होता है ना, टीसीपी यूडीपी की तरह होता है। ये भी एक प्रोटोकॉल होता है हाँ ना? हाँ, उसी तरह प्रोटोकॉल है, लेकिन ये एरर रिपोर्टिंग के लिए होते हैं। हाँ, मतलब मतलब ये इसको ये बनाए बताता एरर है कि रिपोर्टिंग के लिए। उस पैकेट के साथ क्या क्या हुआ है, मतलब ये वो चीज पैकेट के बताता साथ है। क्या, पैकेट के साथ क्या क्या मसले जा रहे हैं, क्या क्या मसले हो रहे हैं, अब वो मसले अब आप डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर
सबसे पहले 80 ये होता है कि एक और रिक्वेस्ट आई किसी सेंडर की तरफ से, देन उसका रिप्लाई करता है ICMP को रिप्लाई पे। ये पिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अगर IC सेंडर के पास 30 आया, इसका मतलब है कि नेटवर्क अनरीचेबल है, कि नेटवर्क ही मौजूद नहीं है। सही है। प्रोटोकॉल अनरीचेबल, हाँ नेटवर्क अनरीचेबल है तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्क ही नहीं है जिस नेटवर्क को IP ढूंढ रहा है। सही है। अगर प्रोटोकॉल अनरीचेबल है तो प्रोटोकॉल अनरीचेबल का मतलब ये है कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो डाउन हुआ है, पूरा प्रोटोकॉल ही डाउन है। अच्छा, इको रिप्लाई और इको रिक्वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए होता है बेसिकली, कि एक सेंडर ने इको रिक्वेस्ट भेजी, देन रिसीवर ने इको रिप्लाई दिया, वो ICMP में होता है। ये कनेक्टिविटी चेक्स के लिए जो होता है, जो पिंग होता है ना वो। देन 3 अपना होस्ट अनरीचेबल। होस्ट से मुराद ये ही होता है कि जो होस्ट होता है किसी भी नेटवर्क का, वो अनरीचेबल है। और पोर्ट अनरीचेबल का मतलब ये है कि नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है, वो उस नेटवर्क के अंदर पहुंच गया पैकेट, लेकिन क्या हुआ कि उस पैकेट के अंदर वो अपनी स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर भी पहुंच गया, लेकिन उस डिवाइस के अंदर पोर्टी पोर्टी डाउन हुई हुई है, क्योंकि एक ही सर्वर बहुत सारे पोर्ट पे चल रहे होते हैं ना, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर मेरे लोकल होस्ट पे डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, 8080 5050। तो वो 80 वो मेरे लोकल IP एड्रेस पे तो आ गया, लेकिन अब वो मेरे पोर्ट मेरा अवेलेबल नहीं है, पोर्ट किसी कोई और लेके बैठा हुआ है। देन आपका होता है अगला फ्रेगमेंटेशन नीडेड एंड DF इक्वल टू 1। वो होता है 3-4। इसका मतलब ये है कि ICMP जब भी फ्रेगमेंटेशन होती है ना, तो राउटर बताता है सेंडर को कि इस पैकेट की फ्रेगमेंटेशन हुई है। तो ICMP के थ्रू पता होता है हेडर को मेरी चार्जिंग जा रही है, मैं चार्ज लगा। तो वो भाई कहाँ गए? हाँ भाई, चार्ज पे लगा रहा था मैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जो ये वाला होता है ना, जब भी कोई राउटर फ्रेगमेंटेशन करता है तो वो बता देता है कि भाई मैंने इस राउटर ने फ्रेगमेंटेशन, इस पैकेट की फ्रेगमेंटेशन हुई है। तो सेंडर को कभी कभी पता भी होता है कि आपका ड्रॉप जो के फ्रेगमेंटेशन हुई है। तो बाकी ये, अच्छा ICP बैड हेडर का एक होता है। बैड हेडर का मतलब ये होता है कि आपका जो वो चेकसम फील्ड होती है ना, वो सही नहीं होती है। हर राउटर चेक करते हुए जाता है चेकसम फील्ड, क्योंकि इससे पता चलता है कि भाई जो आपका पैकेट ट्रांसफर हो रहा है वो सही भी है नहीं है। तो बेसिकली IP हेडर पे चेकसम वेरिफिकेशन जब फेल्ड होती है ना, तो जब ICMP सेंटर को बताता है। और डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन का मतलब ये है कि डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करती। डेस्टिनेशन होस्ट अननोन का मतलब ये है कि नेटवर्क प्रेजेंट है लेकिन पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सोर्स कुछ भी इनमें से एक एरर है, मतलब ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। रोहन, सोर्स ये कुछ में बताओ क्या कि चेक चेक
हेलो हाँ हाँ बोलो। रोहन, चेकसम फील्ड जो होती है वो कितने बिट की होती है? 16 बिट की होती 16 है। बिट की होती है। तो अब मिसाल के तौर पर जो चेकसम वो जो फील्ड होती है उसमें आईपी हेडर हम बैठ कैसे चेक करते हैं? सर ने क्या था, 2's कॉम्प्लीमेंट लेते थे, 2's कॉम्प्लीमेंट ये लेके पूरे फिर ऐड हेडर करवाते हैं उसी। नहीं, ये होता है कि ये एक लाइन जो है वो 32 बिट की है। तो बेसिकली ये होता है कि वो 32 बिट को 16 बिट में डिवाइड करते हैं, देन प्लस करते हुए आते हैं, प्लस करता है प्लस करता है प्लस करता है और उसका 2s कॉम्प्लीमेंट चेकसम में रख देता है। सही है। मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि वो टीसीपी हेडर को डिवाइड एक एक जो वो उसका बाय वो एक वर्ड है, वो क्या है अपना 32 बिट का है ना, तो 32 बिट को डिवाइड हाँ करता सही, है 16 बिट में। और 16 सही जितने है। भी 16 बिट हर वर्ड के 16 बिट को प्लस करता रहता है, प्लस करता रहता है एंड तक। देन जब तक उसका हेडर खत्म नहीं हो जाए, देन फिर वो चेकसम जो होता है में उसका जो एडिशन आया ना उसका 2s कॉम्प्लीमेंट रख के चेकसम में रख देता है। मेरे ख्याल से ये होता है। सही है। रोहन, मेरे ख्याल से ये नहीं करता कि चेकसम की जो बिट्स होती हैं, सही, अगर आईपी हेडर बैड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब चेकसम की जो 16 बिट्स होती हैं, जो तुम बता रहे हो 16 बिट्स का होता है, तो वो क्या करता है, अब हाँ 16 बिट्स के जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेगा ना, तो वो उसका समझ लो नेगेटिव हो जाएगा। सही है। और जब उसको ऐड करवाएगा ना, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। तो मतलब इसका क्या मतलब होता है कि चेकसम में ना कोई चीज चेंजिंग्स वगैरह नहीं हुई, आईपी हेडर सही है जब वैल्यू तो 0 वो आती है। 2s कॉम्प्लीमेंट में किसी एडिशन का होता है ना, जो चेकसम में 2s कॉम्प्लीमेंट रखा हुआ होता है वो भी किसी का एडिशन होता होगा ना। हाँ, तो वो एडिशन तो किस चीज का होता है? वो एडिशन हर उसका होता है, हर वर्ड का, हर हेडर की लाइन का। अच्छा, सही है, सही है। सही है। और यार रोहन, हाँ बोलो अरे। यार ये 2's कॉम्प्लीमेंट वाली बात दोबारा बता, ये हम लोग करते क्यों है और इससे भी क्या मतलब ये मिलता है? इसकी इसकी वजह ये होती है कि हमें पता चले कि हमारा आईपी हेडर में कोई मसला तो नहीं हुआ, मतलब हमारे डेटा के अंदर कोई मसला तो नहीं हुआ, हेडर जो आ रहा है, जो हेडर आ रहा है ना साथ साथ जो राउटर के पता अंदर पैकेट्स आ रहे हैं, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं हो गया। तो वो हमें पता चलता है चेकसम फील्ड से। चेकसम फील्ड ये करती है कि पूरे हेडर का ना, हेडर को ऐड करके उसको उसमें रख देती है चेकसम में। देन चेकसम पूरे हेडर को ऐड करके उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेके चेकसम कर देती है। देन राउटर क्या करता है कि वो रियल टाइम में वो सब हेडर को ऐड कर रहा होता है और उसको चेकसम के साथ ऐड कर रहा होता है। तो अगर 000 आता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई वो आईसीपी हेडर सही है। ये चीज हो रही होती है। ये थोड़ी अजीब सी है सही। चेकसम, ये थोड़ा ना यूट्यूब में देखना एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगा ये। सही है। बाकी अच्छा, राउटर एडवर्टाइजमेंट एक का एरर होता है। वो जब आता है जब कोई न्यू राउटर ना नेटवर्क में ऐड होता है, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल के जरिए बताते हैं तमाम राउटर को कि भाई ये राउटर जो है वो नेटवर्क के अंदर ऐड हुआ है। टीटीएल एक्सपायर का एक एरर आता है कि जब जो ये हेडर के अंदर जो टीटीएल की फील्ड होती है ना वो एक्सपायर हो जाती है। टीटीएल की फील्ड इसलिए होती है ना ताकि वो मैक्सिमम राउटर्स इतने गुजर जाते हैं, तो वो -1 करता रहता है। जैसे टीटीएल की फील्ड 0 होती है, इसका मतलब ये होता है कि भैया वो और फर्दर रास्ते नहीं ढूंढ सकता। तो इसका मतलब ये है कि टीटीएल फील्ड में आपका राउटर ना पागलों की तरह घूम रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो फिर वो आईसीएमपी फिर बताता है सेंडर को ये। तो रोहन, वो वहीं पैकेट अटक जाता है ना, हाँ आगे पैकेट अटक मूव नहीं जाता कर है, पाता? घूमता रहता है। हाँ फिर वो आगे मूव ही नहीं करता अच्छा, पाता, मेरे ख्याल से फिर राउटर उसको ड्रॉप कर देता होगा, जाने नहीं देता होगा। अच्छा टाइम टू लिव रोहन, तो वो जो मतलब एक एक्सपायर हो जाता है ना, तो वो ढूंढता कैसे रहता है? टाइम टू लिव तो एक्सपायर हो जाता है।
टाइम टू लिव का मतलब ये है कि वो एक राउटर है आपका, मतलब टीटीएल की वैल्यू मिसाल के तौर पर 5 है, तो नहीं 5 बहुत ज्यादा हो जाएगी। रॉन मैं तो कह रहा हूँ कि ना जब टीटीएल बिल्कुल 0 हो जाता है ना, तो वो पैकेट ही एक्सपायर हो जाता है। हाँ मतलब ये है कि पैकेट ही एक्सपायर हो गया, मतलब ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, यहाँ पर आगे टीटीएल की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर आगे 0 हो गई, तो 0 का मतलब ये है कि भाई वो और अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो पैकेट को एक्सपायर कर दो। ये रखा इसलिए क्योंकि कि और ऐसा भी हो सकता है कि पैकेट जो है वो आपका रास्ते ढूंढता रहे, पता नहीं कितने रूट कितने राउटर से वो अपना आपका रास्ता ढूंढ रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो पागलों की तरह घूम रहा होता है हर जगह। तो जब भी हमने एक टीटीएल फील्ड रखी हुई है ताकि ना वो एक वक्त पे आके वो जितने राउटर से गुजरता रहता है टीटीएल की वैल्यू माइनस होती रहती है, तो सेंडर को एक फिक्स वैल्यू टीटीएल की रखता है, तो अगर वो टीटीएल की वैल्यू हर राउटर कम करता रहेगा, तो देन ये होगा कि जैसे ही कोई राउटर को टीटीएल की वैल्यू 0 दिखेगी ना, तो वो समझ जाएगा कि ये भाई ये पागलों की तरह घूम रहा है, ये वाला पैकेट इसको ड्रॉप कर दो, तो वो फिर पैकेट एक्सपायर हो जाता है। सही है, ये चीज हो रही होती है। ओके। अच्छा रॉन, वो वाला जो एरर था जिसमें ना फ्रेगमेंटेशन अलाउड नहीं होती, डीएफ इक्वल टू 1 होता है। डी फ्रेगमेंट इज इक्वल टू 1। हाँ, हाँ, तो तो वो रॉन उसमें 3-4 उसमें होता है। क्या मिसाल के, हाँ, तो वो कोई मतलब मिसाल के तौर सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो जब मतलब ना उसमें वो किस तरीके से एरर आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो राउटर जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं कर रहा होता, तो जाके सेंडर को यही राउटर मैसेज उसकी देता है कि फ्रेगमेंटेशन आपकी कर ना, रहे हैं, नहीं राउटर उसकी फ्रेगमेंटेशन की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं हो पा रहा होता ना, अलाउड नहीं होता नहीं हो उसको। पाता क्योंकि डीएफ 1 हुआ हुआ होता है, डीएफ अगर हाँ, 0 है तो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं है। तो रोहन ये एप्लीकेशन जो हम एप्लीकेशन जो बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो वो खुद सेट करते हैं ना इस चीज को कि जो भी मतलब कोई पैकेट वगैरह आए तो उसकी फ्रेगमेंटेशन अलाउड ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है बैंक के अंदर, बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो हाँ, होनी चाहिए बिल्कुल, कोई आगे पीछे होकर गुजरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आनी हाँ, चाहिए। हाँ, तो वो सर ने जब बताया था ये कि ना कि फ्रेगमेंटेशन जब होती है ना, तो वो उसकी सीक्वेंस यानी वो ओवरलैप हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स, तो उनकी वैल्यूज वगैरह में चेंजिंग्स आ जाती हैं। हाँ तो जिस वजह से हम रिस्क ही ले सकते हैं, तो वहां पर डिफ्रेगमेंटेशन अलाउड ही नहीं करते हैं। तो ये है। देन अच्छा अब पिंग एप्लीकेशन है। पिंग एप्लीकेशन बेसिकली आपको ये बताती है ना कि कितना टाइम लगा किसी भी पैकेट को आने जाने में। तो आपने एक सेंडर ने एक पिंग रिक्वेस्ट पैकेट है, उसके अंदर उसने अपना आईपी एड्रेस दिया, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दिया, प्रोटोकॉल इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि किसके थ्रू जाएगा, ये प्रोटोकॉल इज इक्वल टू 1 का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ होगा, ये प्रोटोकॉल इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आईसीएमपी एडर है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। और टाइप 80 कोड 0, टाइप 80 कोड 0 क्या है, आपका इको रिक्वेस्ट, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, रिसीवर को, तो वो इको रिक्वेस्ट करेगा। देन पिंग रिस्पॉन्स पैकेट जो है वो फिर सोर्स आईपी एड्रेस हमारा हमारा हो जाएगा, डेस्टिनेशन आपकी जो हो जाएगी वो सोर्स आईपी एड्रेस रिसीवर का हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसने रिक्वेस्ट की उसका हो जाएगा, प्रोटोकॉल वही रहेगा। और टाइप 0 कोड 0 ये होता है इको रिप्लाई का, तो देन इको रिप्लाई आता है रिसीवर की तरफ से, तो ये हमें बताता है कि कनेक्टिविटी बता रहा होता है। तो और सेंडर और फिर इसमें हमने टाइमर स्टार्ट कर देता। हाँ इसमें हमने कोई दूसरा प्रोटोकॉल यूज क्यों नहीं किया? आईसीएमपी से काम चल जाएगा? हाँ आईसीएमपी से काम हो रहा है, तो जब भी हमने आईसीएमपी यूज किया होगा, आईसीएमपी में काम छोटा हेडर होता है ना, तो हो सकता है कि बस काम चलाने के लिए तो आईसीएमपी हमारा एकदम फास्ट करता हो शायद जब भी, तो ये होता है। अच्छा रोहन अपना जब अगर एल्गोरिथम कनेक्ट लिखना है पिंग। हाँ तो रोहन जब कनेक्टिविटी चेक करनी होती है तो हम वो यूडीपी टीसीपी इस्तेमाल कर सकते हैं?
अगर उसमें कोई गार्बेज वैल्यू दे दें तो डेटा पेलोड में, डेटा पेलोड यूज कर सकते हैं मतलब आई वो जो ये तो इसमें तो कोई डेटा पेलोड होता नहीं है ना, मतलब ICMP उसमें हेडर में हाँ बिल्कुल। सिर्फ यही टाइप और कोड होता हाँ तो है ना? बेसिकली हमें तो यही तो बोल रहा हूँ, ऐसी बड़ी हेडर कम है ना, इसका मतलब ये है कि वो फास्ट है, हर राउटर को हर फील्ड चेक नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ कुछ फील्ड चेक करता है तो वो अच्छा, जल्दी जल्दी पास हो रहा होता है, तो फायदा होता है हमें ICMP के अंदर। सही। अच्छा, ट्रेस रूट क्या इस तरह होता है कि ना आपका सबसे पहले वो क्या करता है, एंड एप्लीकेशन आपका TTL 1 रखता है। तो क्या करता है कि राउटर 1 के पास गया, TTL एक्सपायर हो गया, क्योंकि TTL राउटर की वैल्यू उसको इक्वल टू 0 करेगा, देन वो चेक करेगा तो उसकी वैल्यू 0 निकलेगी। तो फिर वो जवाब भेजता है 11 0। 11 0 में क्या बता रहा है, 11 0 में बता रहा है कि TTL एक्सपायर हो गया, सही है। और उसने ये भी बता दिया कि कौन सा ड्रॉप पैकेट है और कौन सा नेटवर्क होगा, मेरे ख्याल से ये भी बता रहा होता है वो। देन फिर एंड एप्लीकेशन दूसरा पैकेट भेजती है, उसका TTL 2 रखती है। देन फिर जाता है, फिर दूसरे राउटर में पहुंचता है, देन फिर वो बोलते हैं कि भाई क्योंकि पहले राउटर से गुजरा, फिर दूसरे राउटर में आया, वो दोबारा दोबारा उसने TTL एक्सपायर का दे दिया। इसी तरह वो तीसरा पैकेट भेजता है राउटर 1 से, तो वो जा सकता है क्योंकि यहाँ की वैल्यू TTL की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, फिर यहाँ की 0 हो जाएगी। फिर वो 0 आएगी राउटर 3 के अंदर, फिर वो भेजेगा कि भाई TTL एक्सपायर हो गया। फिर वो TTL की वैल्यू +1 एक इंक्रीज करके फिर भेजता है, फिर वो यहाँ तक पहुँचता है, ये यहाँ अलाउ कर देगा, यहाँ अलाउ कर देगा, यहाँ अलाउ कर देगा, TTL यहाँ पर आगे 0 हो जाएगा। फिर देन वो आपको एंड एप्लीकेशन बताएगा कि TTL एक्सपायर हो गया। फिर वो TTL की वैल्यू +1 बढ़ाएगा एंड एप्लीकेशन, फिर दोबारा एक नया पैकेट भेजेगा। तो इन सबसे गुजर के वो सर्वर पे पहुंच जाएगा। अब मतलब 4 ऑर्डर के बाद आपके पास सर्वर आ रहा है। देन फिर सर्वर आपको, जब वो सर्वर पहुंचेगा ना, तो सर्वर आपको एक नया एरर देगा। वो ICMP एरर जो होता है वो ये वाला होता है, 3 भेजता है। और 3 का मतलब ये है कि आपका जो है वो पोर्ट अनरीचेबल है। पोर्ट अनरीचेबल का एरर हमने जानबूझ के रखा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि जब भी वो सर्वर पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि वो नेटवर्क के अंदर घुस गया, लेकिन पोर्ट हमने सही नहीं डाली थी, तो इसका मतलब है जब भी वो पोर्ट एरर आया। कोई भी राउटर पोर्ट एरर कभी नहीं देगा, राउटर हमेशा वो कौन से एरर देंगे, TTL एक्सपायर के एरर देंगे। वो जैसे सर्वर पे पहुंचेगा, सर्वर हमेशा पोर्ट अनरीचेबल का एरर देगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि भाई अब वो पहुंच गया। तो इसी तरह एंड एप्लीकेशन को पता चल गया कि वो राउटर 1 से, अब मेरे पास एरर आया, राउटर 2 से एरर आया, राउटर 3 से एरर आया, राउटर 4 से एरर आया, देन सर्वर से एरर आया। तो इसी तरह इसको पता चल जाता है कि मेरा पैकेट इन राउटर से होते हुए गया है। इस तरह हमें ट्रेस रूट काम करता है। तो बेसिकली तो जो सेंडर होता है वो टेस्ट पैकेट भेजता है, सोर्स IP एड्रेस में वो योर IP, डेस्टिनेशन में वो वाई, प्रोटोकॉल वो UDP इस्तेमाल करता है 17। और TTL वो पहले वो 1 रखेगा जैसे मैंने बताया, फिर वो 2 रखेगा, फिर 3 रखेगा। देन हर राउटर से आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो सोर्स राउटर होता है बिल्कुल, डेस्टिनेशन आपका सेंडर होगा, प्रोटोकॉल 1 है, या ICMP के थ्रू आ रहा है ना रिस्पॉन्स, और 11 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन पोर्ट देखो एनी इनवैलिड रखी हुई है, ताकि जब भी वो रिसीवर तक पहुंचे ना, तो बता दे कि भाई ये वाली पोर्ट जो तुमने रखी है वो तो इनवैलिड है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है आपका सर्वर तक पहुंच गया। तो रिस्पॉन्स आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक कि आपके पास ये वाला रिस्पॉन्स ना आ जाए। कौन सा वाला, जिसके अंदर टाइप 3 और कोड 3 आ जाए। टाइप 3 और कोड 3 का मतलब ये है कि ये लास्ट रिस्पॉन्स है आपका। तो हमें पता चल जाता है कि वो किस किस रूट्स के दरमियान से अब आपका पैकेट गुजरा है। रोहन, हमने तो यही ये बात है। डेस्टिनेशन पोर्ट इनवैलिड रखना लाजमी होता है? इसलिए क्योंकि जो हमारा सर्वर होगा ना वो एरर भेजता है, इनवैलिड पोर्ट एरर, जिसकी वजह लेकिन से हमने लेकिन ये रोहन, रखा हुआ है। तो हाँ पूछो। अच्छा कोई ऐसा कोई रोहन ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती है जिससे रोहन एक्नॉलेजमेंट भी तो मिल सकती है? नहीं, ICMP के अंदर वो नहीं आती, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। सिर्फ एरर ही आ सकता है, ICMP तो सिर्फ, इसलिए हमने इनवैलिड डाला। हाँ
ICMP सही के सही अंदर सिर्फ वन टाइम प्रोटोकॉल है ये, मतलब वन अच्छा वे अच्छा होता है ओनली। तो हमने जानबूझ के इनवैलिड पोर्ट रखी है ताकि जब भी वो सर्वर में पहुंचता है ना, तो सर्वर उसको इनवैलिड पोर्ट का एरर देता है, तो हमें पता चलता है कि वो सर्वर में पहुंच गया। अब मुझे TTL को बार-बार बढ़ाना नहीं है, अब मुझे नया पैकेट नहीं भेजना। पहले वो पैकेट भेजा था और राउटर आपको ICMP भेज रहा था, सही है, और वो TTL बढ़ा के भेजे जा रहा था पैकेट। लेकिन जब वो सर्वर पहुंचेगा उसको पता चलेगा पोर्ट अनरीचेबल का एरर आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरा पैकेट सर्वर तक पहुंच गया है। तो जब फिर वो अपना TTL बढ़ाएगा नहीं और पैकेट नहीं भेजेगा, तो इस तरह उसको पता चल जाता है कि मेरे पैकेट्स इन राउटर के दरमियान से गुजरे। ये देखो, रोहन, अगर अगर मैं ऐसा कर दूं कि डेस्टिनेशन को मैंने कोई इनवैलिड दे दूं एड्रेस डेस्टिनेशन, तो उसमें भी ICMP एरर आ सकता है, तो उससे मुझे पता चल सकता है कि सर्वर तक पहुंच गया है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको नेटवर्क के अंदर तो लाजमी पहुंचना है ना। तो नेटवर्क के अंदर हम कब पहुंचते हैं? जब आपके पास पोर्ट हो, हाँ जब सही पोर्ट सही आपके पास इनवैलिड हो, और नेट पोर्ट इनवैलिड हो, और उससे ये श्योर होता है कि आप नेटवर्क के अंदर तो पहुंच गए ना। तो ये चीज होती है। ये देखो, ये मुझे बता रहा है राउटर के IP एड्रेसेस शायद। गूगल.com के सर्वर पे मैं किस तरह जा रहा हूँ? रोहन, बस 6 राउटर हैं इसके दरमियान, तुम्हारे और गूगल के दरमियान? नहीं, ज्यादा है। ये टाइम ले रहा है। एक बहुत टाइम ले रहा है। तो ये खत्म हो गया, और कोई सवाल है? और सर ने टास्क दिया था 5 M2 डिस्कवरी का, ICMP थ्रू लिखो। रोहन सर, ऐसे ऐसे मतलब वो सवाल दे सकते हैं क्या पेपर में, मिड टर्म में, कि कोई एप्लीकेशन बनाने को दे दें ICMP के थ्रू? नहीं नहीं, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, ऐसे कहाँ सवाल देंगे इतना हार्ड। हाँ रोहन, क्लास में भी नहीं हो रहे तुमसे। यही तो। अब ये बताओ कि क्या करना है? किसी का कोई सवाल है? कौन कौन है मीटिंग में? रोहन, अरीब, इबाद, हुदैफा। हाँ पूछो शाहनवाज। रोहन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमने ना स्टार्ट कहाँ से लिया था, सेकंड PDF से या फर्स्ट? नहीं, ये हमने स्टार्ट से लिया है, स्क्रैच से लेके गए। स्क्रैच। स्क्रेच से लेके गए हो? रोहन, PDF तो हाँ। 2 थी ना, एक 1 थी एक 2 थी, तो ये हमने 1 नहीं कवर वो किया अभी। मुइस की है। नहीं वो मुइस की है। अच्छा, बात एक ही है मतलब।